स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम आज पढ़ेंगे कहानी मुखबिर का 5वां भाग। शुरू करते हैं। मुखबिर पार्ट 5। हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम शोरूम की पहली मंजिल पर बने उस स्ट्रांग रूम को देखें। वो स्ट्रांग रूम कैसा है, सोहनलाल को ये बताना जरूरी है, तभी वो उसे खोल पाएगा। देवराज ने कहा, इस वक्त टीवी में मेरी ताजी ताजी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ऐसे में मैं खुले में नहीं आ सकता। मैं मेकअप करके भी बाहर निकला तो तब भी पहचाना जा सकता हूँ। ऊपर से पुलिस भी इस वक्त मेरे लिए चौकस है। ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। मान लो कि अगर मैं स्ट्रांग रूम देख भी लेता हूँ कि वो कैसा है, तो सोहनलाल को कैसे बता पाऊंगा? मुझे स्ट्रांग रूम जैसी चीज की इतनी समझ नहीं है कि किसी को समझा सकूं। जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कहा, तुम स्ट्रांग रूम के मुख्य दरवाजे की तस्वीर ले सकते हो। ये संभव नहीं है। अगर मैं वहां तक पहुंच भी गया तो अकेला नहीं होऊंगा वहां। तुम्हारे साथ पम्मी जाएगी। पम्मी तस्वीर लेगी। पम्मी? हाँ, मैं बताता हूँ कि कल तुम शोरूम पर जाकर कैसे बातचीत करोगे। सब सुन लो। देवराज चौहान ने सब कुछ जगमोहन को समझाया। सुनने के बाद जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा, ये ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा। और तुम? हम शोरूम पर डकैती कब करेंगे? रात को या दिन में? दिन में। दिन में? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। ये काम दिन में ही करना होगा, तभी तो हम मुखबिर और साजिशकर्ता को सामने ला सकेंगे। रात को करेंगे तो हमारा दूसरा प्लान सफल नहीं होगा। जगमोहन देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जैसा तुम सोच रहे हो कि इस बार भी वो लोग हमारे साथ गड़बड़ करेंगे, अगर उन्होंने गड़बड़ न की तो देखते हैं। अगर फिर पहले की तरह गड़बड़ न हुई तो पुलिस की निगाहों में मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, हम कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर गड़बड़ ना हुई तो क्या तब भी हम शोरूम पर डकैती करेंगे? सच बात तो यह है कि हमने डकैती करनी ही नहीं है, सिर्फ करवानी है। मेरा प्लान है कि साजिशकर्ता इस बार फिर मैदान में उतरे, मेरी प्लानिंग पर काम करने के लिए। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया, फिर बोला, राजू के मुताबिक शोरूम पर 80 करोड़ की दौलत मिल सकती है। 40 करोड़ के हीरे, जो कि इटली वाला हीरों का चोर लाएगा, और 40 करोड़ नकद। ओमचंद प्रकाशन ने ओमचंद प्रकाशन ने अपने शोरूम के स्ट्रांग रूम में उसे देने को रखा है। इसके अलावा वो हीरे जवाहरात, सोने के गहने जो अक्सर शोरूम में मौजूद रहते हैं। मुझे इस बार डकैती में दिलचस्पी नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तो ये सोचकर चल रहा हूं कि इस बार भी हमारे रास्ते में रुकावट डालकर किसी तरह हमें रोका जाएगा और हमारी योजना पर फिर से पहले वाले लोग ही उस ज्वेलरी शोरूम पर डकैती करेंगे। और तब मेरी दूसरी योजना काम करेगी। वो जो भी हैं पकड़े जाएंगे। तुम यकीन करके मत चलो कि ऐसा ही होगा। मैं आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि शायद इस बार भी ऐसा हो जाए। वो लोग जो भी हैं, उन्होंने तुम्हें बुरी तरह से फंसा दिया है। जगमोहन दांत भींच कर कह उठा। जवाब में देवराज चौहान कुछ भी न कह सका। अगला दिन। अगला दृश्य। अगले दिन ओशीवारा इलाके के फ्लैट पर जगमोहन वहां मौजूद था। 10:45 पर सूरी वहां पहुंचा तो 11:05 पर टीनू आ गया। 11:15 देवराज चौहान आया। उसने मेकअप कर रखा था कि आसानी से पहचाना ना जा सके। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ के अलावा गालों पर एक काला मस्सा लगा रखा था और आंखों पर प्लेन चश्मे वाली ऐनक थी, जो कि नजर की ऐनक जैसी लगती थी। टीनू और सूरी पहले तो उसे पहचान ही नहीं सके। फ्लैट पर पहुंचकर देवराज चौहान ने मेकअप उतार दिया था। उसके 10 मिनट बाद ही पम्मी आ गई और अंत में विष्णु पहुंच गया। सोहनलाल नहीं आया? टीनू बोला। वो किसी काम में व्यस्त है, जगमोहन ने जवाब दिया। जबकि सुबह ही सोहनलाल का फोन आया था कि वो नहीं आएगा।
ऐसा ना हो कि देवान खेड़े उस पर नजर रखवा रहा हो। उसने कहा कि वो आज का दिन इस बात को चेक कर लेगा। वो सब फ्लैट के ड्राइंग रूम में पहले की तरह इकट्ठे हुए। मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हमें फिर बुला लोगे, सूरी ने कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर सबको देखते हुए कहा, मैंने सोचा कल के सारे मामले के बारे में, जो हुआ बुरा हुआ। आप सब मेरे भरोसे मेरे काम में शामिल हुए और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसलिए मैंने फौरन फैसला किया कि हमें दूसरी डकैती करनी चाहिए। लेकिन डकैती कहाँ करनी है? ऐसी कोई जगह भी तो तैयार करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी कैसे? ऐसी जगहों की मैं हमेशा जानकारी रखता हूँ, जगमोहन कह उठा। विष्णु सिर हिलाकर रह गया। लेकिन देवराज चौहान, टीनू बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? कल उस बस पर डकैती कर ली गई। हम ये भी मानते हैं कि जब बस पर डकैती की जा रही थी तब तुम हम लोगों के साथ ही थे, परंतु डकैती में तुम्हारे चेहरे वाला आदमी कौन था? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी, विष्णु बोला। पम्मी गंभीर सी बैठी थी। वो किसी की शरारत थी। किसी ने मेरा चेहरा अपनाकर मुझे इस मामले में फंसाने की चेष्टा की, परंतु मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। मैं ये कहना चाहती हूं कि उन लोगों ने भी करीब करीब वैसे ही बस को रोका जैसा कि तुमने प्लान बनाया था। पम्मी कह उठी। खून सनी लड़की बस के आगे कार से गिरी और बस रोक दी गई। ये मैं इसे इत्तेफाक मानता हूं, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी ऐसे इत्तेफाक भी हो जाते हैं जिन पर आसानी से यकीन यकीन नहीं होता, पर ऐसा भी हो जाता है। हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ जाता है। जिस तरह नेशनल ब्रेड की बस पर हम डकैती करने जा रहे थे, उसी तरह कुछ और लोग भी ऐसी ही तैयारी कर रहे थे। गड़बड़ ये हो गई कि जो काम हमने करना था वो दूसरा कर गया कोई। 152 करोड़ हमें मिलना था, परंतु अब वो पैसा किसी और के पास है। उसके तो मजे आ गए होंगे, सूरी ने गहरी सांस ली। मजे से भी ज्यादा, तीनू बोला। हमने कितनी मेहनत की परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आया। पुलिस तुम्हारी तलाश में है देवराज चौहान, विष्णु ने कहा। टीवी न्यूज चैनल तो कल से ही तुम्हारे नाम का हो हल्ला कर मचा रहे हैं और आज के सारे अखबार तुम्हारी तस्वीरों से भरे पड़े हैं। तुम खतरे में आ गए हो। मेरे लिए ये मामूली बातें हैं, ये सब होता रहता है, देवराज चौहान मुस्कुराया। 5-7 दिन ये सब चलेगा, फिर सब धीरे धीरे मुझे भूल जाएंगे। 15 दिन में सब सामान्य हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम पर 5 हत्याओं का इल्जाम भी आ गया है, टीनू बोला। टीवी में बताया गया कि वो पांचों जिन्हें गोलियां लगी थी उन्हें बचाया नहीं जा सका, वो सब मर गए। तुम पुलिस को नजर भी आ गए तो वो तुम्हें शूट कर देगी। बीती बातों को हमें भूल जाना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। हमें अब इस नई डकैती पर ध्यान देना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम करोड़ों पालेंगे। पहले की तरह इस बार भी आप चारों को 15-15 करोड़ ही मिलेगा। एक तरह से ये डकैती मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ कि मेरे साथ काम करके आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिले। मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप लोगों को कुछ ना मिले तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैंने आंटी से तुम्हारे बारे में बात की थी, पम्मी ने कहा। आंटी ने मुझे विश्वास दिलाया कि देवराज चौहान अपने साथियों के साथ कभी धोखा नहीं करता, अगर वो ठीक रहते हैं उसके साथ तो। आंटी ने कहा था कि मैं तुम पर भरोसा रखूं। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। अब कहां पर डकैती करने का प्लान है? सूरी ने पूछा। ज्वेलरी शोरूम पर। कोलाबा के मुख्य बाजार में ओमचंद प्रकाशचंद नाम से ज्वेलरी शोरूम है। वहां सोने चांदी और हीरों को बेचा जाता है। ये जगह पहले से ही मेरी नजर में थी, देवराज चौहान ने सबको देखते हुए कहा। यहाँ महंगे डायमंड का अच्छा व्यापार होता है। जैसे डायमंड यहाँ मिलते हैं वैसे हर जगह नहीं मिलते, परंतु यहाँ से हमें इतनी रकम नहीं मिल सकती, टीनू कह उठा।
तुम 15-15 करोड़ सबको देने को कह रहे हो, अपने लिए भी कुछ रखोगे? जबकि वहां से हमें 5, 10, 15 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा माल मिल सकता है। कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है, देवराज चांद ने सिर हिलाया। परंतु मेरे पास खबर है कि इटली का एक हीरो का चोर कल या परसों में 40 करोड़ के डायमंड बेचने आ रहा है। उसे पेमेंट करने के लिए 40 करोड़ शोरूम की पहली मंजिल पर बने स्ट्रांग रूम में आज रखे जा चुके हैं। इस तरह से 80 करोड़ की रकम तो ये हो गई। इसके अलावा शोरूम में और भी कीमती हीरे जवाहरात हो सकते हैं। ओमचंद प्रकाश चंद भाई हीरे जवाहरातों की चोरी छुपे खरीद फरोख्त करते रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि और भी काफी बड़ी रकम के हीरे जवाहरात हाथ लग जाएं। मतलब कि हम ये सोचकर चलें कि वहां से हमें 100 करोड़ का माल मिल सकता है, विष्णु ने कहा। हाँ, पर ये कैसे पता चलेगा कि इटली का चोर वहां 40 करोड़ के हीरे लेकर आ गया है? टीनू बोला। मेरा आदमी शोरूम पर है, जो मुझे वहां की खबरें दे रहा है, देवराज चौहान ने कहा। हमें कल से डकैती के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। जब भी खबर आएगी हमें वहां धावा बोल देना होगा। इस काम की कोई खास प्लानिंग नहीं है। हम 7 लोग हैं। हम नीचे के शोरूम पर अपना कब्जा करेंगे। शोरूम का 30 फीट चौड़ा शटर नीचे गिरा दिया जाएगा कि बाहर से कोई ये ना देख सके कि भीतर क्या हो रहा है। वहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में हमें चेहरों पर कपड़ा बांधकर काम करना होगा और सावधानी के तौर पर जाते वक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग की कैसेट अपने साथ ले जाकर नष्ट कर देनी होगी, क्योंकि जब हम शोरूम में प्रवेश करेंगे तो तब हमारे चेहरों पर कपड़ा नहीं होगा। ऐसे में हमारे चेहरे कैमरे में पकड़े जाएंगे। हम सबके पास रिवॉल्वरें होंगी। हम सबको डराकर एक जगह इकट्ठा करके बिठा देंगे और उनके फोन ले लेंगे कि कोई पुलिस को फोन न कर दे। वो काउंटर जहां बिल बनाए जाते हैं और कस्टमर को सामान की डिलीवरी दी जाती है, उसके नीचे एक अलार्म स्विच है। उस स्विच को दबा देने से दुकान का मुख्य द्वार पर लगा अलार्म बज उठता है, जो कि काफी जोर से बजता है और लोगों का ध्यान बरबस ही शोरूम की तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसे में पुलिस को वहां पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हमें कैश काउंटर पर भीतर प्रवेश करते ही काबू पाना होगा। हम में से एक फौरन वहां जाएगा और कैश काउंटर पर जो भी मौजूद होगा दूसरी तरफ जाकर उसे काउंटर से दूर कर देना होगा। वहां करीब 30 सेल्स गर्ल्स और 10 पुरुष कर्मचारी होते हैं। भीतर के 2 लोग भी हमारे साथ हैं, इसलिए किसी बात की कोई समस्या आई तो वो हमारा साथ देंगे। हमें वहां पर समस्या आती है तो एक ही, कि पहली मंजिल पर बने स्ट्रांग रूम को कैसे खोला जाए। इस वक्त तो स्ट्रांग रूम के भीतर 40 करोड़ नकद पड़ा है, परंतु स्ट्रांग रूम को खोलने वाली समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे? सूरी बोला। जगमोहन ने सतर्क निगाहों से देवराज चौहान को देखा, परंतु देवराज चौहान का ध्यान उन चारों पर था। शोरूम के भीतर का एक कर्मचारी, जिसे कि मैंने 2 करोड़ रुपए देकर फंसाया है, जो कि ज्वेलर्स भाइयों का करीबी है, वो कहता है कि जब हम डकैती करने वहां पहुंचेंगे तो वो मेरे पास आकर कॉम्बिनेशन नंबर मुझे बता देगा। वो मालूम कर चुका है उसको नंबर को। तो पहले क्यों नहीं बता रहा वो? ये पूछने पर उसने कहा कि जब भी वहां डकैती करने आओगे, एक कागज पर लिखकर वहां का नंबर दे दूंगा। उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। 2 करोड़ वो मेरे से ले चुका है और मेरे वहां पहुंचते ही नंबर बता देगा। जगमोहन की एकटक निगाह देवराज चौहान पर थी। हम तो तुम पर ही निर्भर हैं, पम्मी ने कहा। इन कामों की जानकारी तुम्हें ज्यादा है। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, विष्णु बोला। कल हमारी डकैती असफल हो गई, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल जो भी हुआ उसमें मेरी गलती न होते हुए भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि हमारे हाथ से 152 करोड़ निकल गया। परंतु चिंता इसलिए नहीं कि कल या परसों में हम 100 करोड़ पालेंगे। सबको 15-15 करोड़ मिल जाएगा। आगे की सोचनी है हमें। शोरूम पर ऐन मौके पर पुलिस आ जाने का तो खतरा नहीं, टीनू बोला। नहीं, हम 25 मिनट में वहां से सारा माल लेकर निकल जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा।
इसके लिए हम में से एक बंद टेम्पू के साथ शोरूम के बाहर मौजूद रहेगा। 20 से 25 मिनट में हम 100 करोड़ की दौलत के साथ वहां से बाहर होंगे। ये काम तो पहले की ही तरह आसान लग रहा है, विष्णु बोला। जो भी काम होता है वो प्लानिंग पर निर्भर होता है। हमारी प्लानिंग पहले भी बढ़िया थी और अब भी बढ़िया है। कल वक्त का हेर फेर रहा हमारे साथ कल वक्त का फेर रहा हमारे साथ, परंतु अब वक्त का फेर नहीं होगा। ऐसा इत्तेफाक हर बार नहीं होता। मतलब कि इस बार हम 100 करोड़ ले लेंगे, पम्मी बोली। हाँ, हमारी ये डकैती असफल नहीं हो सकती। मेरा काम क्या होगा, पम्मी ने पूछा। इस बार तुम्हारा काम कुछ खास नहीं। तुम हम में से ही एक रहोगी। वहां लोगों को कवर करना, संभालना, सब कुछ काबू में रखना ही हमारा काम होगा। रिवॉल्वरें सबके पास होंगी, परंतु किसी पर भी गोली नहीं चलाई जाएगी। आमतौर आमतौर पर लोग डकैती पड़ती देखकर, रिवॉल्वरें देखकर ही समझ जाते हैं, देवराज चांद ने कहा। आज कल में इटली का चोर हीरे लेकर वहां पहुंचेगा और मुझे तुरंत फोन आ जाएगा उसके आने का। मोटे तौर पर मैंने सबको समझा दिया है कि हमें कहां पर और कैसे हालातों में काम करना है, परंतु काम पर चलने से पहले सब बातें बारीकी से फिर समझाऊंगा। शोरूम के भीतर का नक्शा भी आज रात को मैं तैयार कर लूंगा। उसे सामने रखकर बताऊंगा कि काम के दौरान भीतर किस किस को कहां कहां तैनात होना है। आज तो मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि बता सकूं कि फिर से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हम 100 करोड़ की दौलत पर हाथ डालने जा रहे हैं। इस बार पूरी तरह से सफल रहेंगे। पम्मी। हाँ, पम्मी बोली। तुम्हें जगमोहन के साथ ओमचंद प्रकाश चंद के शोरूम पर जाना है। शोरूम का सारा नक्शा देखना है। वहां काउंटर कैसे रखे हैं, ऊपर की मंजिल पर जाने का रास्ता किधर से है। जगमोहन तुम्हें बता देगा कि नजर कैसे रखनी है वहां। मैं चलने को तैयार हूं, पम्मी कह उठी। देवराज चौहान सबको देखते हुए बोला। अब आप लोगों ने इस अब आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है। मेरा फोन कभी भी आ सकता है। उसी जोश, उसी हौसले और उसी विश्वास के साथ इस काम को अंजाम देना है, जैसे कि हम पहला काम कर रहे थे। इस बार हम पक्का सफल होंगे। इसी के साथ हमारी आज की मीटिंग समाप्त होती है। अब मेरा फोन तुम लोगों को कभी भी आ सकता है। अगला दृश्य। इसी सुबह 8 बजे इंस्पेक्टर असलम जाफरी का फोन वानखेड़े को आया। हेलो, वानखेड़े ने बात की। उस वक्त वो नहाकर हटा था। वानखेड़े साहब, उधर से जाफरी ने कहा। नेशनल बस की उस वीडियो शूट में देवराज चौहान के साथ जो 3 आदमी दिखे थे, उनमें से एक को पहचाना गया है। मैं उसकी तरफ जाने की सोच रहा हूं, अगर आप चलना चाहें तो। मैं आ रहा हूं, कहने के साथ ही वानखेड़े ने फोन बंद कर दिया। 9:15 पर वानखेड़े जाफरी के पास हरिनगर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। असलम जाफरी उसके इंतजार में था। उसकी आंखें भारी हो रही थी। सोए नहीं रात? वानखेड़े बैठता हुआ बोला। 3 घंटे ही सो पाया। रात घर भी नहीं गया। देवराज चौहान के मामले पर काम करता रहा। किसे पहचाना गया है? महेश जाखड़ नाम है उसका। वो देवराज चौहान के साथ नेशनल बस की डकैती में शामिल था और बस के भीतर उसे सीडी की फिल्म में गोलियां चलाते देखा जा सकता है। फिल्म में उसका चेहरा स्पष्ट था। उसकी तस्वीरें लेकर 3 पुलिस दल रात भर दौड़ भाग करते रहे और पता चला उसका नाम महेश जाखड़ है। वो नागपाड़ा की झोपड़पट्टी में रहता है। झोपड़ी नंबर पता नहीं, परंतु पता चल जाएगा। नागपाड़ा की झोपड़पट्टी में ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिए उसका पता लगा लेंगे। फिर तो हमें महेश जाखड़ को पकड़ने के लिए चाल चल देनी चाहिए। साथ में 4 पुलिस वाले ले लेता हूँ, उनकी जरूरत पड़ सकती है। सादे कपड़ों में हूँ सब। आधे घंटे बाद पुलिस जिप्सी में जाफरी, वानखेड़े और 4 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। एक पुलिस वाला जिप्सी चला रहा था। सब हथियार बंद थे। जाखड़ तक खबर पहुंच भी सकती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, वानखेड़े ने कहा। उसे नहीं पता चलेगा। उसे ढूंढने का काम बहुत सावधानी से किया गया है। रात राजेश चतुर्वेदी से मिले?
हाँ, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वो नहीं बता सका कि पैसे भेजे जाने की खबर उसके यहाँ से किसने निकाली। वो मान गया कि पैसा उसका था, उसकी पार्टी का था। और क्या कहा उसने? वो पैसे को वापस चाहता है। देवराज चौहान को ढूंढ निकालने पर जोर दे रहा था, परंतु मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। खास तौर से अगर पैसा वापस मिलता है तो पैसा उसे वापस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तब पैसे को इस तरह बरामद करना है कि मीडिया वाले वहां पहले से ही मौजूद हों। वानखेड़े बोला। आपका क्या ख्याल है, हम देवराज चौहान तक पहुंच जाएंगे? जाफरी ने पूछा। कोशिश तो कर रहे हैं। आप काफी देर से देवराज चौहान को पकड़ने की फिराक में हैं। सच बात तो यह है कि मैंने देवराज चौहान को पकड़ने के लिए कभी भी भाग दौड़ नहीं की, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मुजरिम खुले घूम रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ता रहा। इस बार भी मैं देवराज चौहान की परवाह नहीं करता, अगर उसने 5 हत्याएं न की होती। ये पहली बार है कि डकैती के साथ उसने हत्याएं की हैं। देवराज चौहान के साथ आप नर्म रहे, ऐसा मैंने आपकी बातों में महसूस किया है, क्योंकि वो मुझे कभी खतरनाक नहीं लगा। वो सिर्फ दौलत लूटता है, लोगों की जान नहीं लेता। मेरी मानो तो एक बार मुझे सोहनलाल से बात कर लेने दें, जाफरी गंभीर स्वर में बोला। कोई फायदा नहीं होगा जाफरी। फायदा हो जाएगा, आप एक बार मौका तो दीजिए। तुम अभी सोहनलाल के बारे में कुछ नहीं जानते। वो देवराज चौहान का बहुत खास है। देवराज चौहान के करीब 2 लोग ही हैं, जगमोहन, सोहनलाल, और तीसरी उसकी पत्नी नगीना है। उसकी पत्नी भी है? हाँ, उसे अलग से देवराज चौहान ने बंगला लेकर दे रखा है। नगीना खुद भी एक अच्छी योद्धा है। आप जानते हैं नगीना कहाँ रहती है? नहीं, वानखेड़े ने इंकार में सिर हिलाया। मैं उसका ठिकाना नहीं जानता। एक बार देवराज चौहान का ठिकाना जान गया था, परंतु तब उसे गिरफ्तार करने का मन नहीं था। बाद में देवराज चौहान ने वो बंगला छोड़ दिया था। आपने देवराज चौहान को काफी छूट दे रखी थी, जाफरी बोला। वानखेड़े चुप रहा। नगीना से मिले कभी आप? कई बार। कभी कभार मुलाकातें होती रही, परंतु खास बात नहीं होती थी। अब देवराज चौहान सामने आ गया तो क्या करेंगे वानखेड़े साहब? उसे पकड़ूंगा। वानखेड़े का स्वर कठोर हो गया। ना पकड़ पाने की स्थिति में हुआ तो उसे शूट कर दूंगा। वो 5 निर्दोष लोगों का हत्यारा है। उसने डकैती को सफल बनाने के लिए 5 की जान ले ली। वो अब नहीं बचेगा। उसे पकड़ना या मार देना आसान है क्या? नहीं, ये कठिन काम है, परंतु कानून के लंबे हाथों के सामने वो कुछ भी नहीं है। कानून जिसके पीछे पड़ जाता है, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहता है। अब देवराज चौहान कानून के निशाने पर है। हम लोग अकेले नहीं हैं। कानून का हिस्सा हैं हम। वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम में एक जाएगा तो हम और खड़े हो जाएंगे। कानून कभी खत्म नहीं होता। अपराधी खत्म होकर रहता है। अब कानून का निशाना देवराज चौहान है। उसका अंजाम तुम अपनी आंखों से देखना जाफरी। अगला दृश्य। नीरज खातमी। नागपाड़ा की झोपड़पट्टी में ठिकाना था। खातमी का पूरा गैंग था। 14 लोग उसकी गैंग में काम करते थे। इसका मुख्य काम दादागिरी दिखाकर उगाही करना था। अब इन्हीं महीनों का लाखों रुपया बंधा बंधाया उगाही कहा जाता था, जिसमें से पुलिस को भी दिया जाता था। कभी कभार खातमी अपहरण का काम में भी हाथ डाल देता था। कल ही एक पैसे वाली पार्टी के लड़के का अपहरण किया था और आज उससे सौदेबाजी चल रही थी फोन पर। वो बेटे को छुड़ाने के लिए 1 करोड़ देना चाहता था, जबकि खातमी 5 करोड़ मांग रहा था। देख सेठ, खातमी ने फोन पर कठोर स्वर में कहा, मेरे को नहीं पता कि तेरा बेटा इतना सस्ता है। पता होता तो उठाते ही उसे खत्म कर देता। तेरे बेटे की तेरे को बेटे की जरूरत नहीं है तो वैसे ही कह दे, मैं उसे खत्म कर देता हूँ। मैं पूरे 5 करोड़ लेता हूँ। आज का दिन देता हूँ। पैसे का इंतजाम कर ले और कल काम खत्म कर, नहीं तो कल
तेरा बेटा खत्म, खातमी ने कहा और फोन बंद कर दिया। साला कमीना, 5 करोड़ देगा ये? बहुत पैसा है इसके पास। इस वक्त उसके साथ गैंग के 3 आदमी मौजूद थे। कहने को ये झोपड़पट्टी थी, जबकि ये शानदार झोपड़पट्टी थी। टीवी, फ्रिज, डबल बेड, एसी, जरूरत की हर चीज मौजूद थी। झोपड़ी में 3 कमरे थे। आसपास की कई झोपड़ियां खातमी की ही थी। लड़के के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, खातमी ने एक से कहा। वो बियर मांग रहा है, आदमी बोला। बियर? खातमी ने मुंह बनाया। 16 साल का है और बियर पिएगा? दे दे साले को, बीच में नशे की गोली डाल देना, 10-12 घंटे आराम से सोए रहेगा। और दीपक तुम। तभी एक आदमी दौड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। उस्ताद, पुलिस! पुलिस? सब चौंके। दो ने फौरन रिवॉल्वरें निकाल ली। ये जेब में रखो, खातमी सब्र के साथ बोला। सच में पुलिस आई है तो हैरानी है। सादे कपड़ों में है, परंतु मैंने उन्हें देखते ही पहचान। तो सेठ ने पुलिस को बीच में डाल दिया, खातमी दांत भींचकर बोला। अब उसका बेटा। तभी झोपड़ी के दरवाजे से इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने भीतर प्रवेश किया। साथ में वानखेड़े था। 4 बाहर खड़े हैं, कुल 6 पुलिस वाले हैं। पुलिस की खबर देने वाला व्यक्ति कह उठा। इंस्पेक्टर साहब आप? खातमी जाफरी को देखकर बोला। कैसे हो? जाफरी एक कदम आगे बढ़कर ठिठका। ठीक हूं। आपको यहां देखकर हैरानी हुई इंस्पेक्टर साहब? खातमी के चेहरे पर सवाल था। तुम्हारे इस झोपड़पट्टी में काम पड़ गया। जाफरी ने जेब से तस्वीर निकालकर उसे दी। ये देखो। खातमी ने तस्वीर देखी तो एक कह उठा। मैं इसे जानता हूं, ये महेश जाखड़ है। हाँ, जाफरी ने शांत भाव से सिर हिलाया। महेश जाखड़ है इसका नाम, परंतु मैं नहीं जानता कि ये कहाँ रहता है। पकड़ना है इसे, खातमी बोला। साथ ले जाना है, खातमी ने अपने उस आदमी से कहा जिसने जाखड़ को पहचाना था। किधर रहता है ये? बाबू की दुकान के उस पार। खतरनाक आदमी है, वो बोला। इसे यहीं मंगवा दो इंस्पेक्टर साहब। मंगवा दो, खातमी ने अपने साथियों को इशारा किया। वो चारों फौरन बाहर निकल गए। बैठिए इंस्पेक्टर साहब, खातमी मुस्कुराए। चाय पानी का मौका तो दीजिए। हमारी चाय पानी महेश जाखड़ ही है। क्या कर दिया उसने? जाफरी खामोश रहा। मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं, खातमी बोला। आप लोग बैठ जाइए, इस काम में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। उसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाता कह उठा। चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। अगला दृश्य। 1 घंटे बाद वो चारों आदमी लौटे। महेश जाखड़ की बांह पकड़ रखी थी। वो नशे में टुन था, परंतु इस वक्त थोड़ा थोड़ा होश में था। अभी भी वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। बड़ी महंगी शराब पिए हुए है, एक आदमी बोला। खाली बोतल देखी? 5-6 हजार की विदेशी बोतल होगी वो। जाफरी और वानखेड़े ने जाखड़ को देखते ही पहचान लिया। महंगी शराब क्यों नहीं पिएगा, हाथ भी तो मोटा मारा है, जाफरी कड़वे स्वर में कह उठा। कौन हो तुम? जाखड़ नशे से भरी सुर्ख आंखों को किसी प्रकार खोलता हुआ कह उठा। तेरा बाप। आगे बढ़कर जाफरी ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा। चल, मेरे आदमी पहुंचा देते हैं इसे जहां पहुंचाना है, खातमी बोला। इस काम के लिए मेरे साथ पुलिस वाले हैं, जाफरी ने कहा और जाखड़ को कमीज से कॉलर से पकड़ते खींचता हुआ बाहर लेता चला गया। बहुत ज्यादा में नशे में होने के कारण वो प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। वानखेड़े भी बाहर निकल गया। अगला दृश्य। जगमोहन और पम्मी ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स के यहाँ पहुंचे। गार्ड के रूप में मौजूद बाहरी शीशे के दरवाजे के पास राजू दोनाली बंदूक लिए खड़ा था। जगमोहन को पहचान कर चौंका, हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। माल आया है 40 करोड़ का? जगमोहन ने फुसफुसाकर पूछा। नहीं। आए तो फोन करना।
जगमोहन ने कहा और पम्मी के साथ भीतर प्रवेश कर गया। एसी की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बड़ा विशाल शोरूम था। बाईं तरफ एल की शेप में काफी दूर तक जाता काउंटर था, जिसके भीतर सोने चांदी और हीरे जवाहरात लगे चमक मार रहे थे। पूरे शोरूम में छत और दीवार पर लाइट लगी जगमगा रही थी। छत पर कई छोटे बड़े फानूस जगमगा रहे थे। भीतर दो गनमैन भी खड़े दिखे। दाईं तरफ कैश काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था। इस समय करीब 15 ग्राहक वहां मौजूद थे और सेल्स गर्ल उन्हें गहने दिखाने में व्यस्त थी। वो गार्ड तुम्हारा आदमी है? पम्मी ने पूछा। यहाँ हमारे 3 आदमी हैं, जगमोहन बोला। ये सेटिंग कैसे कर लेते हो? यही तो असली खेल होता है। जगमोहन सोच रहा था कि वो मुखबिर पम्मी भी हो सकती है। तभी एक खूबसूरत सेल्स गर्ल स्वागत की मुद्रा में उनके पास आ गई। वेलकम सर, वेलकम मैम। क्या खरीदना चाहेंगे आप, ताकि आपको आपकी जरूरत की जगह बता सकूं? आपका शोरूम बहुत अच्छा है। हम यहाँ पहली बार आए हैं, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सर। हम आपको बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाएंगे। मिस्टर ओमचंद प्रकाश चंद यहाँ के मालिक हैं? यस सर। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। क्या सर? वो सेल्स गर्ल चौंकी, फिर कह उठी। वो इस प्रकार किसी से नहीं मिलते। हम आपको बढ़िया चीज दिखाएंगे। हम आपकी पूरी तसल्ली भी कराएंगे सर। यही हमारा काम है। मैडम, जगमोहन मुस्कुराया, मुझे बड़ी डील करनी है। मालिकों से बात करनी होगी मुझे। वो हिचकिचाई। अगर कोई समस्या है तो हम चले जाते हैं, जगमोहन ने कहा। 2 मिनट इंतजार कीजिए सर, मैं अभी आई, कहकर वो चली गई। जगमोहन की नजर उस पर रही। वो सेल्स गर्ल काउंटर के पीछे के एक दरवाजे को खोलकर भीतर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। तुम करना क्या चाहते हो? शोरूम में नजरें घुमाते पम्मी ने धीमे स्वर में कहा। देखती रहो। तुम अपना काम याद रखना कि जब हम पहली मंजिल पर स्ट्रांग रूम के सामने पहुंचे तो उसके मुख्य दरवाजे की तस्वीर फोन कैमरे से ले लेनी है, जगमोहन ने कहा। बाकी काम मैं कर रहा हूं। बाकी कौन सा काम? यहाँ का नक्शा देखने का काम। यहाँ के कर्मचारी कहाँ कहाँ बैठते हैं, गनमैन किधर खड़े रहते हैं, कैश काउंटर उधर दाईं तरफ है जिसके पीछे सायरन वाला बटन है, और बहुत कुछ। इस वक्त यहाँ 35 बरस का कर्मचारी बैठा है। वो यहाँ का कैशियर। वो आ रही है, पम्मी दबे स्वर में कह उठी। जगमोहन ने नजरें घुमाई। वो सेल्स गर्ल काउंटरों से के पीछे से निकलकर इसी तरफ आती दिखी। आइए आप लोग। पास पहुंचते ही वो मुस्कुराकर बोली, छोटे मालिक भीतर ही है, वो आपसे मिलेंगे। दोनों सेल्स गर्ल के साथ चल पड़े। छोटे मालिक कौन? मिस्टर प्रकाश जी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, परंतु आपको 5-10 मिनट देने को तैयार हो गए हैं वो। वो काउंटरों के पीछे जाकर उसी दरवाजे के पास पहुंचे। सेल्स गर्ल ने दरवाजा खोला और तीनों भीतर प्रवेश कर गए। सामने 3 फीट चौड़ी गैलरी थी। नीचे गद्देदार कालीन लगा हुआ था। छत पर मध्यम रोशनी के बल्ब जगमगा रहे थे। गैलरी 20 फीट से ज्यादा लंबी नहीं थी, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। 2 कदम आगे चलते उस सेल्स गर्ल ने एक दरवाजे को खोलते हुए कहा, भीतर प्रकाश जी मौजूद हैं। जगमोहन और पम्मी ने भीतर प्रवेश किया। दरवाजा बंद हो गया। सेल्स गर्ल जा चुकी थी। कमरे में मध्यम सा प्रकाश फैला था। बहुत ही खूबसूरत सजावट थी वहां पर। बड़ी सी टेबल के पीछे पैंट कमीज पहने 50 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। उसके गले में हीरे जड़ी सोने की चेन थी। हाथों की उंगलियों में हीरों की 4 अंगूठियां चमक रही थी। वो पैसे वाला शालीन व्यक्ति नजर आ रहा था। उसके पास पहुंचते ही उसने उठकर जगमोहन और पम्मी से हाथ मिलाया। बैठिए, वो बोला। मैं कहीं जाने वाला था, परंतु आप लोगों के आने की वजह से रुक गया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बैठते हुए जगमोहन ने कहा। सच बात तो यह है कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं, बेचने आया हूं। अगर आपको मेरी दिखाई चीज में
दिलचस्पी हो जाए तो। पम्मी भी बैठ गई। आप हैं कौन? मेरा नाम जगमोहन है और ये मेरी दोस्त है। जगमोहन ने पम्मी की तरफ इशारा किया। बेहतर होगा कि मेरे काम के बारे में ना पूछें। इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कहने के साथ ही जगमोहन ने जेब से अंडे के आकार जैसा लाली लिए सुर्ख जैसा हीरा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये हीरा उस खजाने में से है जो कुछ महीने पहले जंगल के खंडरों में से 15वीं 16वीं सदी का जो छिपा खजाना मिला था, जिसे हमने वर्दी का नशा में सुना था, देखा था, पढ़ा था, जिसमें देवराज चौहान, जगमोहन और सब इंस्पेक्टर गाड़े के साथ बाकी सब लोग ले उड़े थे। ये उस खजाने का हिस्सा था। ये देखिए, ये छोटी सी सौगात है आपके लिए। पसंद नापसंद आना तो आपके ऊपर है। प्रकाश चंद ने फौरन उसे उठाया और देखने लगा। उसके बाद टेबल का ड्रॉज खोलकर लेंस निकाला और लेंस के माध्यम से हीरे को देखने लगा। फिर फौरन ही लेंस को वापस ड्रॉज में रखकर उठता हुआ बोला, एक मिनट, मैं अभी। जगमोहन भी तुरंत उठा और बोला, माफ कीजिए, मैं हर वक्त इस हीरे के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि ये कितना कीमती है, ये मैं जानता हूं। इसे मैं एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। प्रकाश चंद के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। ये आपको कहां से मिला? ये बहुत पुराने नवाब के या राजा के खजाने का जरा सा हिस्सा है। मेरे पास ऐसे 50 हीरे हैं। 50? प्रकाश चंद के होंठों से निकला। शायद ज्यादा ही होंगे। अलग अलग रंगों में, अलग अलग साइज में, सब बेशकीमती हैं। आजकल के हीरे तो उनके सामने पत्थर हैं। लेकिन आप मेरा हीरा लेकर 1 मिनट के लिए जा कहां रहे थे? जगमोहन ने पूछा। सच में आपके पास ऐसे 50 से ज्यादा डायमंड्स हैं? प्रकाश चंद ने हैरानी से पूछा। आपको यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि ऐसा हीरा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नायाब हीरा। जगमोहन मुस्कुराया। मैं इसे बेचने आया हूं। अगर कीमत बढ़िया मिले तो बाकी हीरे भी बेच सकता हूं। आप मेरे साथ ऊपर की मंजिल पर आइए। मैं अपने कारीगर को यह हीरा दिखाना चाहता हूं। बेशक दिखाइए। मैं हीरे के पास पास ही रहना पसंद करूंगा। वो तीनों उस केबिन से निकले और गैलरी में अंत में जहां पहुंचे, वहां से सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वहां 20 से ज्यादा कारीगर छोटी छोटी मशीनों पर और अपने अड्डों पर काम करते दिखे। वो हीरों को काट रहे थे, तराश रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, जेवरातों में सेट कर रहे थे। दूसरी तरफ छोटी सी भट्टी जैसी मशीन लगी थी, जहां सोने को पिघलाकर नए जेवरातों में ढाला जा रहा था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जगमोहन की निगाह हर तरफ तेजी से घूम चुकी थी। एक तरफ केबिन बना हुआ था। केबिन के साथ ही स्ट्रांग रूम बना दिखा। उसके दरवाजे को देखकर ही बिना आसानी से समझा जा सकता था कि वो स्ट्रांग रूम है। दरवाजे पर गोल सी चक्री और उसके ऊपर कॉम्बिनेशन नंबर लगे थे। सही नंबर में मिलाने के पश्चात ही हैंडल को घुमाकर, यानी चक्री को घुमाकर, स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जा सकता था। हरबंस, प्रकाश चंद ने कहा, केबिन में आना। कहकर वो केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन के बगल में स्ट्रांग रूम है। दरवाजा नजर आ रहा है ना? जगमोहन ने फुसफुसाया। हाँ। पम्मी ने पैंट से फोन निकालते हुए कहा। फोन का कैमरा ऑन करो और इस तरह दरवाजे की तस्वीरें ले लो कि किसी को पता न चले। कहकर जगमोहन प्रकाश चंद के पीछे केबिन की तरफ बढ़ता चला गया। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। उसे अकेला पाकर प्रकाश चंद बोला, मैडम कहाँ है? वो आ रही हैं, जरा बाहर हैं। जगमोहन ने व्यस्तता भरे ढंग में कहा। दोनों बैठे। तभी 60-65 वर्ष के एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। ये हीरा देखो हरबंस, प्रकाश चंद ने कहा। इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? इसके साथ ही पहले से टेबल पर रखा लेंस खिसकाकर हरबंस की तरफ कर दिया। हरबंस ने लेंस उठाया और हीरे को जांचने परखने लगा। तभी पम्मी ने भीतर प्रवेश किया और कुर्सी पर आ बैठी। बहुत देर लग रही है, पम्मी बोरियत भरे स्वर में कह उठी।
बस 5 मिनट में चलते हैं, जगमोहन ने कहा। मिनट भर बाद ही हीरे को लेंस से देखता हरबंस कह उठा, नायाब हीरा लग रहा है साहब जी। ऐसा हीरा मैंने जिंदगी में एक दो बार ही देखा है। कीमती है और बस। प्रकाश चंद हीरा लेता हुआ बोला, अब तुम जाओ। रत्ती भर काटकर मैं इसे अच्छी तरह परख सकता हूं, हरबंस ने कहा और बाहर निकल गया। प्रकाश चंद ने मुस्कुराकर हीरे को देखा, फिर जगमोहन से बोला, मैं हीरे का सौदा करने को तैयार हूं। एक का या सब हीरों का? 50 हीरे मैं एक साथ नहीं खरीद सकता, परंतु हर 6 महीने में 5 हीरे खरीद सकता हूं। एक हीरा करोड़ों का है, जगमोहन बोला। 2 नंबर का माल सस्ता होता है। मैं एक हीरे के 50 लाख दूंगा। जगमोहन ने सोच जगमोहन ने चेहरे पर सोच के भाव समेट लिए, फिर कह उठा, ठीक है, मैं इस बारे में भाई साहब से बात करूंगा। अभी तो वो अमेरिका गए हुए हैं। प्रकाश चंद ने जेब से कार्ड निकाला और जगमोहन को दिया। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं मिस्टर जगमोहन। मैं 24 घंटों में 10-20 करोड़ का इंतजाम कर सकता हूँ। पहले कह देंगे तो और भी ज्यादा का इंतजाम हो जाएगा। बाकी जैसा आप ठीक समझे। मुझे कीमत कम लग रही है, जगमोहन उठते हुए बोला। जब सौदे के लिए बैठेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। इस बारे में आप फिक्र ना करें। प्रकाश चंद मुस्कुराया। जगमोहन जल्दी से मिलने का वादा करके पम्मी के साथ शोरूम से बाहर निकल गया। मेरा फोन दो मुझे और तुम घर जाओ। मेरा फोन मुझे दो और तुम घर जाओ, जगमोहन ने कहा। हमारा काम कभी भी शुरू हो सकता है, तुम्हें फोन कर दिया जाएगा। अगला दृश्य। जगमोहन को देखते ही देवराज चौहान बोला, काम हो गया? हाँ, हम स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए थे। पम्मी ने फोन के कैमरे से स्ट्रांग रूम के दरवाजे की 3-4 तस्वीरें ले ली हैं। ये ठीक रहा। देवराज चौहान ने गंभीर भाव में सिर हिलाया। जगमोहन सोफे पर बैठा और देवराज चौहान को देखने लगा। कुछ कहना चाहते हो? पूछना चाहता हूं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। आज तुमने उन लोगों से कहा कि ज्वेलरी शॉप का एक आदमी तुम्हारे साथ है। जब तुम वहां डकैती करने जाओगे तो वो कॉम्बिनेशन नंबर लिखकर कागज तुम्हें दे देगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसा कि मैंने प्लान बताया है, सब कुछ वैसे ही होगा, परंतु वहां पर डकैती नहीं की जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? उन चारों के साथ वहां डकैती करने में खतरा है, क्योंकि उन चारों में से कोई एक मुखबिर है। वो उस इंसान तक सारी बातें पहुंचा रहा है जिसने मेरा चेहरा लगाकर कल डकैती की। वो बहुत चालाक इंसान है। हो सकता है वो इस बात को भांप ले कि मैं आनन फानन डकैती करके उसे बेनकाब करने के चक्कर में हूं। ऐसे में वो क्या चाल चलेगा, बताओ? जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। तब वो मुझे फंसा देना चाहेगा, और जब हम ओमचंद प्रकाशचंद ज्वेलर्स में डकैती कर रहे होंगे तो वो पुलिस को फोन कर देगा कि देवराज चौहान वहां पर डकैती कर रहा है। पुलिस वो जगह घेर लेगी और हम पकड़े जाएंगे। तब नेशनल बस की डकैती और हत्याएं भी हमेशा के लिए हमारे सिर पर लग जाएंगी, और हमें फंसाने वाला 152 करोड़ के साथ ऐश करता रहेगा। जगमोहन गंभीर दिखा। ऐसा हो भी सकता है, जगमोहन ने कहा। यह भी हो सकता है कि वो हमारी चाल को न भांप सके और हमारे जाल में आ फंसे। मैंने पहले भी कहा है कि डकैती मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है मुखबिर और उस मुख्य आदमी को पकड़ना जो मेरा चेहरा लगाकर डकैती और हत्याएं मेरे नाम पर कर गया। और अगर वो ये सोचे कि हम सच में फिर से डकैती करने जा रहे हैं तो इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था, देवराज चौहान ने कहा। जब हम डकैती करने के लिए निकलेंगे तो रास्ते में एक्सीडेंट के बहाने या किसी और तरह से हमें रोक दिया जाएगा, जैसे कि पहले रोका था। और वो खुद मेरा चेहरा लगाकर ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स की शॉप पर पहुंचकर डकैती करेगा।
मान लो इस बार हमें किसी बहाने से नहीं रोका जाता है, वो जो भी है, इस बार हमारे काम में दिलचस्पी नहीं लेता, तो हम ज्वेलर्स शॉप तक जाएंगे और बिना डकैती किए वापस लौट आएंगे। ऐसा करना है तो मुझे और पम्मी को आज वहां भेजने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। वो या उसका कोई भी आदमी हम पर नजर रखता भी हो सकता है। ऐसे में उसे पूरी तरह ये लगना चाहिए कि हम गंभीरता से डकैती की तैयारी में लग गए हैं। उसे किसी प्रकार का शक ना हो कि हम ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो हमारी योजना फेल हो जाएगी और हम उसे कभी भी पकड़ नहीं सकेंगे। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। मैं आज भी सोचता रहा कि उन चारों में से मुखबिर कौन हो सकता है जो उससे मिला हुआ हो। देवराज चौहान खामोश रहा। हमें इन चारों पर नजर रखनी चाहिए, जगमोहन ने पुनः कहा। उससे बेहतर यह है जो काम मैं करने जा रहा हूं। अगर वो हमारे काम में दिलचस्पी लेता है, डकैती के दिन रास्ते में हमें रोककर खुद डकैती करता है, तो क्या इस बार भी वो तुम्हारा चेहरा लगाकर काम करेगा? हो सकता है इस बार वो अपने चेहरे में काम करे। वो मेरे चेहरे की आड़ में ही काम करेगा, देवराज चांद दृढ़ स्वर में बोला। पक्का? हाँ। मेरा चेहरा लगाने का मतलब है कि वो मेरे को बुरी तरह फंसाने का इरादा रखता है। दूसरी बार भी वो ऐसा ही करेगा, मेरा ही चेहरा लगाकर काम करेगा। समझ में नहीं आता कि वो कौन हो सकता है। इस तरह का तो हमारा एक ही दुश्मन वीरेंद्र त्यागी है। वो तुम्हें पुलिस के हाथों फंसाना चाहता है। जगजीत का बनाया फेस मास्क लगाकर 2 बार वो पहले भी ऐसे ही काम कर चुका है। ये वही होगा। पता नहीं कौन है वो, परंतु वो जो भी है हमारा दुश्मन होगा। त्यागी भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। त्यागी हुआ तो वो कभी हमारे हाथ नहीं आने वाला। वो सतर्क रहने वाला इंसान है। इसी तरह डकैती के बहाने उसे मैदान में लाकर पुलिस के हाथों फंसाया जा सकता है। ये वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वो कौन है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। उस इंसान को पकड़ने के लिए तो तुम्हारी योजना चल रही है। ये दूसरी बार है कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ काम करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम डकैती करने का इरादा नहीं रखते। इससे तो उनका दिल टूट जाएगा। मुखबिर को छोड़कर बाकी तीनों को हम अपने पास से कुछ करोड़ देंगे, देवराज चौहान ने कहा। अपने पास से? जगमोहन ने मुंह बनाया। देवराज चौहान जगमोहन को देखने लगा। दे देना, मैंने मना थोड़ी किया है, जगमोहन ने बेमन से कहा। अब तुम ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स के भीतर का नक्शा बनाकर मुझे बताओ। तुम वहां सब कुछ देख कर आए हो। उसे समझकर मैंने आगे की योजना बनाकर वक्त आने पर उन सबको समझाना है। योजना पूरी है, टारगेट सामने है, मेहनत बराबर है, साथी हमारे साथ हैं, परंतु हम डकैती नहीं करेंगे। ये तो सरासर नुकसान का सौदा है, पर मुखबिर को ढूंढ निकालने के लिए जरूरी भी है। उस इंसान को बेनकाब करना जरूरी है जो तुम्हारा चेहरा लगाकर तुम्हारे नाम पर हत्याएं करता फिर रहा है। साला है कौन जो हमसे पंगा ले बैठा है? अगला दृश्य। महेश जाखड़ तगड़े नशे में था। पुलिस स्टेशन लाकर इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने इंतजाम करवाया कि उसे बाथरूम में बैठाकर उस पर पानी की 2-2 बाल्टियां डाली जाएं। 2 हवलदार इस काम में लग गए। उसकी पैंट कमीज उतारी गई, जबकि नशे में झूमता कहता रहा कि वह ठीक है, नशे में नहीं है। परंतु जाफरी के ऑर्डर को पूरा किया गया। 5 बाल्टी पानी उस पर डाला गया। जाखड़ के सिर पर चढ़ा नशा कुछ कम हुआ। खुद को पुलिस स्टेशन में पाकर संभला। मुझे क्यों पकड़ा गया है? जाखड़ ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब से पूछना, हवलदार बोला। पैंट कमीज पहन ले। गीले कच्छे के ऊपर? तो कच्छा उतार ले, दूसरा हवलदार चिढ़कर बोला। जल्दी कर, इंस्पेक्टर साहब तेरा इंतजार। तेरे को तो कुछ पता होगा कि मैंने क्या किया है? जाखड़ ने पूछा। पीकर दंगा किया होगा, पर मैं तो अपने घर पर बैठा था।
इतनी क्यों पी जब तेरे को ये भी नहीं पता कि तेरे को क्यों पकड़ा गया है? जाखड़ चुप हो गया। नशा अभी भी उस पर सवार था, परंतु संभला हुआ था वो। दिमाग अब ठीक से काम कर रहा था। सोच भी रहा था कि उसे क्यों पुलिस स्टेशन लाया गया है। उसने कच्छा उतार कर पैंट कमीज पहनी और नशे पर काबू पाए दोनों हवलदारों को देखा। एक ने उसे बांह से पकड़ा और उसे ले जाकर उस कमरे में पहुंचा दिया जहां जाफरी और वानखेड़े थे। अब ठीक है ये? जाफरी ने जाखड़ को कठोर निगाहों से देखते हुए हवलदार से पूछा। जी सर, अभी से समझ में आया है कि ये पुलिस स्टेशन में है, हवलदार ने कहा। सब पता है इसे ये कहाँ है? जाफरी जाफरी कड़वे कड़वे स्वर में बोला। एक डंडा लेकर आ। हवलदार फौरन बाहर निकल गया। डंडे की क्या जरूरत? जाखड़ ने घबरा कर कहना चाहा। चुप! जाफरी गुर्राया। जाखड़ फौरन खामोश हो गया। वानखेड़े जाखड़ को होंठ भींचे देखे जा रहा था। साहब जी, जाखड़ ने घबराए स्वर में पूछा, मैंने किया क्या है? अभी पता चल जाएगा। जाफरी उसे हड़काने वाले स्वर में कह उठा। मैं तभी हवलदार ने डंडा थामे भीतर प्रवेश किया। ले आया? जाफरी कह उठा। जी साहब जी। हवलदार ने डंडा नीचे खड़काया। जाखड़ ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। आप बात करेंगे वानखेड़े साहब कि मैं बात करूं? जाफरी ने पूछा। मैं करूंगा, वानखेड़े कठोर स्वर में बोला। जाफरी जाखड़ को देखकर तीखे स्वर में कह उठा। ये मेरे साहब जी हैं, ऊपर से आए हैं, समझ गया ना? जाखड़ ने फौरन सिर हिलाया। चरण सिंह, जाफरी ने हवलदार से कहा। मेरा इशारा पाते ही डंडा इसके पीछे जमा कर ठोक देना कि सब कुछ जाम हो जाए इसका। तू सिर्फ मेरे को देखता रहे। हवलदार चरण सिंह ने तुरंत सिर हिला दिया। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और जाखड़ से बोला। बहुत महंगी शराब पी रहा था? वो वो किसी ने बोतल दी थी, जाखड़ ने जल्दी से कहा। डकैती में तगड़ा माल मिला तेरे को? डकैती? कैसी डकैती? मैं तो। तभी जाफरी ने चरण सिंह को इशारा किया। चरण सिंह जाखड़ के पिछले हिस्से पर तड़ाक से डंडा दे मारा। जाखड़ बिल बिलाकर घूमा। सीधा खड़ा हो जा, वानखेड़े गुर्राया। जाखड़ पीछे हाथ रखे उसकी तरफ घूमा। नेशनल ब्रेड की बस पर डकैती की बात कर रहा हूं। वानखेड़े उठ खड़ा कुर्सी से उठा। 152 करोड़ की डकैती तुम लोगों ने। जाखड़ का चेहरा फक पड़ गया। वो जल्दी से बोला। मैंने डकैती की? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो। तभी वानखेड़े का हाथ घूमा और जाखड़ के गाल पर जा पड़ा। जाखड़ का बचा खुचा नशा भी कम हो गया। झूठ बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तूने टीवी नहीं देखा? वानखेड़े गुर्राया। नहीं। जाखड़ एकाएक परेशान सा दिखने लगा। जब तुम लोग नेशनल बस पर डकैती कर रहे थे, तब किसी ने तुम सबकी फिल्म बना ली थी। और टीवी पर कितने दिनों से डकैती करने वालों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। तभी तो तू पहचान में आया और पकड़ा गया। वानखेड़े शब्दों को चबा करके उठा। जाखड़ का चेहरा फक पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी। तभी जाफरी के इशारे पर चरण सिंह ने जोर से उसके पीछे डंडा मारा। जाखड़ डंडा पड़ते ही फड़फड़ा उठा। चरण सिंह, जाफरी कठोर स्वर में कह उठा। इस बार डंडा इसकी टांगों पर मारना है, पैरों के पीछे। समझ गया साहब जी। जाखड़ अपने कूलों पर हाथ रखे वानखेड़े और जाफरी को देख रहा था। वो व्याकुल था। चेहरा लटक सा गया था। नशा तो कब का गायब हो चुका था। बोल, वानखेड़े ने उसे घूरा। डकैती की तूने? वो हाँ या ना? वानखेड़े गुर्राया। हमारे पास पूरे सबूत हैं, तभी तुझे पकड़ा गया है। 5 लोगों की हत्याएं भी की। उस फिल्म में सब कुछ दिख रहा है। ये मत सोच कि हम तुक्का मार रहे हैं। तेरे को अभी वो सीडी दिखा देते हैं। देखेगा अपनी करतूत की सीडी? जाफरी, इसे सीडी दिखा। इसकी जरूरत क्या है? 2 डंडे पड़ेंगे तो सब बोलेगा। इसे मेरे हवाले कर।
जब तक हो सके मैं आराम से बात करना चाहता हूँ। वानखेड़े ने कश लिया। इसे सीडी दिखाओ। और अगले 10 मिनट बाद जाखड़ को दूसरे कमरे में सीडी दिखाई गई। टीवी में उसने नेशनल बस को लूटते देखा और अपना चेहरा भी देखा। सबका देखा। जाखड़ इतने में ही टूट गया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे वापस दूसरे कमरे में लाया गया। अब बोल, वानखेड़े ने कहा। तूने डकैती की या नहीं की? वानखेड़े का चेहरा पीला पड़ गया था। सॉरी, जाखड़ का चेहरा पीला पड़ गया था। 5 की जान ली? मैंने नहीं, वो तो दूसरों ने। तूने देखा नहीं कि तू भी रिवॉल्वर से गोलियां चला रहा था? वानखेड़े गंभीर था। जाखड़ चुप। नीचे बैठ जा, तेरे से बहुत कुछ पूछना है अभी, वानखेड़े ने कहा। जाखड़ फर्श पर जा बैठा। कितना मिला तेरे को? वानखेड़े ने पूछा। 3 करोड़, जाखड़ ने फीके स्वर में कहा। दूसरों को? सबको 3-3 करोड़। डकैती में कौन कौन शामिल था? वानखेड़े ने पूछा। देवराज चौहान। कौन देवराज चौहान? डकैती मास्टर देवराज चौहान। झूठ, वानखेड़े गुर्रा रहा है। डकैती के सरगना तुम थे। तुम नहीं, देवराज चौहान था। वो मेरे पास आया था, जाखड़ ने सूखे स्वर में कहा। तभी वानखेड़े उठता हुआ बोला, मैं अभी वापस आया। मेरे से झूठ बोलता है? मैं सच कह रहा हूं साहब जी, देवराज चौहान मेरे पास। वानखेड़े कमरे से बाहर निकल गया। जाखड़ ने वहां खड़े हवलदार को देखा, जाफरी को देखा। बेटा, तेरा सारा झूठ तो हम बाहर निकालेंगे, फिर तू सच बोलेगा। मैं झूठ नहीं कहा। मैं, ये जो बड़े साहब है ना, अभी तो इनको जानता नहीं है। इनकी मीठी बातों पर मत जाना। पहले ये इसी तरह बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये तो अभी देख लेगा, जाफरी ने कठोर स्वर में कहा। मम, मैंने डकैती की, तूने 5 को मारा और मैंने 5 को नहीं मारा। एक आदि मेरे हाथ से मरा होगा, शायद वो भी नहीं। मैं तो उनके साथ। ये सब बातें साहब से कहना, मेरे को मत बता। तू मेरे हवाले होता तो अब तक मेरा डंडा तेरे पर फिर चुका होता। जाखड़ का चेहरा फक पड़ा हुआ था। 152 करोड़ की डकैती की, ऊपर से कहता कि 3 करोड़ मिला। इतना बड़ा झूठ। मैं सच कहता। 152 करोड़ में से 3 करोड़, ये सच कैसे हो सकता है? ये तो करोड़ों का मामला। मैं झूठ क्यों बोलूंगा कि। तभी वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी। बता, इनमें से देवराज चौहान कौन है? वानखेड़े ने उस तस्वीरें उसे दी और खुद कुर्सी पर जा बैठा। जाखड़ ने तस्वीरें पकड़ी, देखा और देवराज चौहान की तस्वीर निकालकर बोला, ये है देवराज चौहान। ये आया था तेरे पास? हाँ। ये तो सीडी में भी है, आपने देखा होगा। क्या बोला तेरे पास आकर? डकैती करने को बोला। कहा कि 2 घंटे का काम है, 3 करोड़ मिलेगा। मैं तैयार हो गया। साथ में कौन था इसके? अकेला आया था। सोच कर बता। अकेला आया था, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? ठीक से पहचाना इसे? क्या यही था? यही था। मैं इसे कैसे भूल सकता? तो इसने कहा कि ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है और तू मान गया? हाँ। जब इसने तेरे से बात की तो इसका साथी बाहर ही खड़ा हो सकता है, वानखेड़े बोला। मैं इसे बाहर छोड़ने गया था, कार के पास, तो कोई नहीं था। ये अकेला ही गया, जाखड़ ने कहा। कार का नंबर क्या था? मैंने देखा नहीं। और कौन कौन थे इस डकैती में? मैं सबको नहीं जानता। जिसको जानता है उसके बारे में बता। मैं किसी को भी नहीं जानता, परंतु एक से पहचान हो गई थी। वो कांदीवली का बद्दी था। बद्दी? हाँ। बाकी उन्हें नहीं पहचान पाया मैं। उनके साथ काम किया, नाम तो पता होंगे उनके। राहुल और मीरा नाम की एक लड़की थी। इनके बारे में जो पता है वो बता।
कुछ नहीं पता। बाकी बद्दी के अलावा मेरे साथ ज्यादा किसी की बात नहीं हुई। डकैती के लिए किस जगह पर मीटिंग की? पार्क में। सच बोल। सच कह रहा हूँ साहब जी। चेंबूर के सेंट्रल पार्क में हम लोग 3 बार इकट्ठा हुए। हर बार देवराज चौहान का फोन आया कि वहां पहुंचो। उसी पार्क में तीनों बार मीटिंग हुई। जाखड़ ने फीके स्वर में कहा। मीटिंग में देवराज चौहान के साथ कौन कौन आया? वो अकेला था। बकवास मत कर। उसके साथ जरूर कोई होगा। मैंने हर बार उसे अकेला ही देखा। वो अकेला ही आया। जाखड़ परेशान स्वर में बोला। वानखेड़े जाखड़ को घूरने लगा। कसम से साहब जी सच बता रहा हूं, झूठ क्यों बोलूंगा? डंडा लगवाऊं? जाफरी ने वानखेड़े से कहा। उसकी बात पर ध्यान न देकर वानखेड़े ने जाखड़ से कहा। देवराज चौहान डकैती जैसा काम कभी अकेला नहीं करता। उसके साथ उसका खास साथी होता है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो अकेले ही देखा उसे। उसने अपने किसी साथी का नाम लिया होगा। पता नहीं। लिया होता तो मुझे याद नहीं। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और बोला। 5 को मारने और नेशनल ब्रेड की बस को लेकर कहाँ गए? शिव विहार कॉलोनी में। वहां एक खाली ट्रक पहले से खड़ा था। देवराज चौहान ने मुझे, बद्दी को और राहुल मीरा को 3-3 करोड़ दिए, प्लास्टिक के बोरों में भरकर। और बस में मौजूद बाकी के सारे थैले और पेटियां हमने देवराज चौहान के कहने पर बस से निकालकर ट्रक में रख दिए। इस सारे काम में 2 घंटे लग गए। हमारे लिए देवराज चौहान ने पहले से ही वहां पर 2 कारें खड़ी कर रखी थी। हम अपना पैसा कारों में रखकर वहां से चले गए। हमारे बाद वो भी ट्रक लेकर चला गया होगा। लेकिन साहब जी, मैंने वहां किसी को नहीं मारा। उन लोगों ने हत्याएं की हैं। मैं तो। चुप रह। वानखेड़े ने कहा। जाखर घबराया सा चुप हो गया। जब तुम लोग बस के साथ शिव कॉलोनी के ट्रक के पास पहुंचे तो ट्रक के पास और कौन कौन मौजूद था? वानखेड़े ने पूछा। कोई नहीं, ट्रक अकेला खड़ा था। सच बता। वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। हमें सब पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब जी, सच कह। तेरा मतलब कि देवराज चौहान अकेला ही रहा हर समय? जी हाँ। डकैती में, मीटिंग में, ट्रक के पास, कहीं भी उसका कोई साथी नहीं था? वानखेड़े ने पूछा। नहीं साहब। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? ये तो तेरे को पता होगा। मेरे को क्या पता। वो मेरे पास आया, फिर चेंबूर के पार्क में मिलने को बुलाया। वहां और लोग भी थे। उसके बाद मौके वाले दिन डकैती की और सबको 3-3 करोड़ देकर चला गया। उसकी पहली मुलाकात और डकैती करने में कितने दिन का फर्क था? जिस दिन मुलाकात की उससे अगले दिन ब्रेड वाली बस में डकैती कर ली। मतलब कि ये काम आनन फानन में किया देवराज चौहान ने? जाखड़ ने सिर हिला दिया। कोई बात बतानी रह गई हो तो वो भी बता दे। वानखेड़े बोला। मैंने तो सब बता दिया साहब जी। पर मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं। वानखेड़े उठते हुए जाफरी से बोला। इसे लॉकअप में बंद कर दे। इससे डकैती का पैसा भी बरामद करना है। ले जा। जाफरी ने हवलदार से कहा। साले को बाद में नापेंगे। अभी इसने सच नहीं बोला है ठीक से। मैंने सच कहा है। जाखड़ ने घबरा कर कहना चाहा। तेरे से बात नहीं कर रहा। जाफरी ने उसे घूरा। वह खड़ा हो। हवलदार ने डंडे से उसका कंधा हिलाया। जाखड़ उठा और हवलदार उसकी बांह पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। जाफरी ने वानखेड़े को देखा। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। क्या लगा इसकी बातों से? जाफरी ने पूछा। जो भी बताया सही बताया। वानखेड़े बोला। पर एक बात मेरी समझ से बाहर है। वो क्या? देवराज चौहान ने कभी भी अकेले डकैती नहीं की। कभी डकैती में किसी की हत्या नहीं की। परंतु डकैती उसने अकेले की। जगमोहन उसके साथ कहीं भी नजर नहीं आया। और 5 लोगों की हत्याएं की। पागल हो गया होगा हरामी जो उसने हत्याएं की। जाफरी ने सख्त स्वर में कहा।
देवराज चौहान को सब मालूम था कि नेता राजेश चतुर्वेदी 112 करोड़ की नकद दौलत नेशनल ब्रेड की बस में भेज रहा है। उसने आनंद फानन प्लान बनाया, लोगों को इकट्ठा किया और डकैती कर ली। 5 हत्याएं भी कर दी। परंतु अभी तक हमें वो ट्रक नहीं मिला जिसमें कि पैसा लाद कर ले गया वो। क्या पता वो कैसा ट्रक था, कौन सा था। हमें तो उसका नंबर भी नहीं पता कि उसके बारे में कुछ पता कर सकें। इस डकैती में बद्दी, महेश जाखड़, मीरा और राहुल नाम के लोग थे। बद्दी कांदीवली में रहता है। जाफरी, एक दल बनाकर कांदीवली का सारा इलाका छान मारो। सादे कपड़ों में लोगों को भेजना। बद्दी नाम के लोगों को तलाश करना है। कांदीवली पुलिस की भी हेल्प ले लेना। ऐसे में बद्दी नाम के आदमी को ढूंढना कठिन नहीं होगा। मैं अभी 5 पुलिस वालों का दल कांदीवली बद्दी की तलाश में भेजता हूँ। जाफरी उठा। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव थे। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। उसने वानखेड़े को देखकर सिर हिलाया, फिर जाफरी से कहा, सर, शेख आया है। शेख? जुहू का मुखबिर है पुलिस का। वो आपसे ही बात करना चाहता है। कोई खास बात? सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। वो तो ऐसा ही कहता है। जाफरी उठते हुए वानखेड़े से बोला, मैं अभी आया वानखेड़े साहब, मैं जरा शेख से बात कराऊं। वानखेड़े ने सिर हिला दिया। जाफरी बाहर निकलता चला गया। वानखेड़े के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता नाच रही थी। कश ले रहा था। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल शीशे के ग्लास में उसे चाय दे गया। 10 मिनट बाद जाफरी ने 50 बरस के जिस व्यक्ति के साथ कमरे में प्रवेश किया, वो कुर्ता पजामा पहने था, चेहरे पर दाढ़ी थी, बाल सफेद काले मिक्स थे। साहब जी को सारी बात बता शेख। जाफरी कुर्सी पर बैठता हुआ कह उठा। वानखेड़े ने शेख को देखा। साहब जी, शेख ने वानखेड़े से कहा, अपने इलाके में मीरा नाम की लड़की रहती है। आवारागर्द जैसी है। माँ उसकी हॉस्पिटल में दाई का काम करती है और बाप चपरासी है। 2-3 दिन से बड़े ठाठ दिखा रही है। कल ही नई होंडा सिटी किसी से खरीदी है और चला रही है। नए नए कीमती कपड़े पहनने लगी है। टीवी में नेशनल ब्रेड की बस पर हुई डकैती के बारे में जो फिल्म दिखाई जा रही है, उसमें लड़की को भी दिखाया जा रहा है जो खून से सनी है। मेरे को तो लगता है कि वो मीरा ही है। चेहरे चेहरे खून से लगा होने की वजह से मैं ठीक से उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। परंतु उसने जो कमीज पहनी है, वैसी कमीज मीरा भी पहनती है। मेरे को तो लगता है कि उसके पास तगड़े नोट आ गए हैं। नहीं तो होंडा सिटी और महंगे कपड़े कहां से लेती। मेरे को तो वही नेशनल बस की डकैत लग रही है। मीरा नाम है इसका? जी साहब जी। जाफरी, वानखेड़े बोला, जाखड़ ने भी मीरा नाम बताया था। ये वही होगी। मैं तो ये बात पहले ही समझ चुका था। जाफरी गंभीर सा कह उठा। चलें? फौरन चलो। बद्दी की तलाश में कांदीवली पुलिस को टुकड़ी भेजो। अभी भेजता हूं, जाफरी ने कहा और शेख से बोला, 15 मिनट इंतजार कर खान, फिर हम हमारे साथ जुहू। साहब जी, मेरा आपके साथ जाना ठीक नहीं होगा। उधर मुझे सब जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस का मुखबिर बनने में कितने खतरे होते हैं। मैं इस मामले से दूर ही रहूं तो ठीक है। वैसे भी उस डकैती में मास्टर देवराज चौहान है। वो खतरनाक आदमी है। क्या पता वो मीरा देवराज चौहान की माशूका और बाद में ये जानकर कि मैंने मुखबिरी की है, मुझे मार दे। तो साथ नहीं चलेगा? मैं आपको पूरी तरह समझा देता हूं कि मीरा का घर कहाँ है। शेख ने जुहू में मीरा के घर के बारे में बताया। उसके बाद खान चला गया। जाफरी ने थाने के सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में 4 पुलिस वालों का दल सादे कपड़ों में तैयार किया और बद्दी के बारे में बताकर उन्हें कांदीवली भेज दिया। इस सारे काम को आधा घंटा लग गया। हम साथ में पुलिस वालों को ले चलें? जाफरी ने पूछा। नहीं, हम दोनों सादे कपड़ों में हैं। हमारा जाना ही ठीक रहेगा। वानखेड़े वानखेड़े खड़ा हो गया। चलो, अब निकल चलें। चलिए दोस्तों, हम भी अब इस एपिसोड में से निकल चलें। काफी तेजी से चल रहा है ना। फटाफट प्लानिंग हुई, फटाफट प्लानिंग फेल हुई, फटाफट पुलिस आई,
फटाफट देवराज चांद ने दूसरी प्लानिंग करी और अपने खजाने में से एक पुराना हीरा निकालकर उसे बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वानखेड़े को पूरा शक है कि ये देवराज चांद नहीं है। मुझे लगता है वानखेड़े हेल्प करेगा देवराज चांद की। खैर, पर उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में। पहले मैं एक वापस अनाउंसमेंट कर दूं, ताकि जो कोई भी दोस्त जिन्होंने पहले ना सुना हो, और यदि हमारा चैनल वो पहली बार या दूसरी बार या अभी रिसेंटली देखना शुरू किया हो, तो दोस्तों आपके हमें सुझाव मिल रहे हैं। और हमने, जैसा कि मैंने आप लोगों की तरफ से ऐसा डिसाइड किया था कि हम मैंने 4 कहानियों के नाम डाले हुए हैं और उन पर आप वोट कर सकते हैं कि आपको अगली बारी कौन सी कहानी सुननी है। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास 60 वोट आ गए हैं। और इस वक्त डकैती का जादूगर, अब चूंकि डकैती का जादूगर का अगला भाग भी है, तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा कि एक भाग सुने और एक भाग ना सुने, इसीलिए उसका अगला भाग भी लिखा हुआ है कि हांगकांग में डकैती। तो यानी कि अगली 2 कहानियों का सौदा पूरा हो गया। ऐसे ही एक दूसरी कहानी है ठेकेदार, जिसका कि अगला भाग टक्कर है, वो भी। तो वहाँ 4, मतलब असल में 6 कहानियों का, लेकिन 4 सेटों का नाम लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा डकैती का जादूगर जीत जाता है इस हफ्ते, जो कि हम अनाउंस करेंगे मुखबिर के आखिरी भाग में, तो फिर हम अगले हफ्ते एक और नई कहानी ऐड कर देंगे। वो कोई भी कहानी जो आप लोगों ने सजेस्ट की होगी। जैसे कि आज महेंद्र जी का एक सुझाव आया था। उन्होंने एक तो रफ्तार कहा था, और एक कौन सा था यार, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। सूरमा। तो उन्होंने सूरमा, मेरे ख्याल से किसी कहीं पर मैंने देखा हुआ है सूरमा। 1 मिनट में देख लूं। मैंने पहले से ही वो कहानियां अलग से छांट दी हैं जो किसी और चैनल पर उपलब्ध है। किसी और से मेरा तात्पर्य है वो चैनल जो जहां पर कोई इंसान ही कहानी पढ़ता है, लेकिन ढंग से पढ़ता है। और मैं मोटे तौर पर बता सकता हूँ, उसमें 4-5 चैनल ही हैं। एक तो वो शानू मैडम है, शानू वॉइस वाले। एक एक नहीं, वो 2 चैनल हैं कॉमिक्स वाले। एक शायद कॉमिक्स है और एक कॉमिक्स 2 है। और एक गूगल गुरु है और एक महाराजा। ये 4-5 चैनल हैं जहाँ जहाँ पर पोस्ट की हुई कहानी मुझे सुनने में अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो उन चैनल्स पर जो भी कहानियां मुझे दिखाई दी, जैसे 27 सेकंड, 301 करोड़ की चाबी, बदमाशों की टोली, बंधक, बारूद का ढेर, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम वर्ल्ड, डकैती के बाद, डकैती का अलार्म, दरिंदा, दौलत का ताज, दिल्ली का दादा, 1 रुपए की डकैती, गिरोह, गिरोहबाज, गोरिल्ला, ये सब। इस तरह की और काफी सारी कहानियां हैं। यानी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 के करीब कहानियां हैं जो ऑलरेडी दूसरे चैनल्स पर उपलब्ध हैं, ढंग के चैनल्स पर उपलब्ध हैं। तो इन्हें हटाकर हम बाकी की जो कहानियां हैं उनमें से यहाँ पेश करेंगे। अब हो सकता है कि किसी दोस्त को बुरा लगे कि नहीं यार, वहां पर है तो यहाँ भी। तो ऐसा अगर है तो आप बता दीजिएगा। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, उसमें मैं जब भी मुझे वीकेंड पे कोई थोड़ा बहुत टाइम बचा मिलेगा, उस कहानी को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन पोस्ट में उसे एक साथ ही करूंगा। जैसे यहाँ हम एक एक एपिसोड डाल रहे हैं, उस कहानी को ऐसे ही नहीं डालेंगे, उसको केवल एक ब्लॉक में, पूरा एपिसोड नहीं, लेकिन जितने भी भाग बनेंगे उसके 6 7 8 10 जो भी, वो एक साथ ही अपलोड कर देंगे या एक ही दिन में अपलोड कर देंगे, ताकि जिसने किसी ने सुननी हो वो सुन ले। और अगर किसी ने नहीं भी सुनी हो तो उनकी
उनका तारतम्य ना बिगड़े, उनका जो कंटिन्यूटी है वो ना बिगड़े। कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी आए हैं मेरे पास, दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं वो मुझसे विमुख हो जाएं और ये सोच कर के अरे यार ये पुरानी कहानियां डाल रहा है, और वो चले जाएं यहाँ से। तो जब तक, और वैसे भी चूंकि मैंने वो कहानियां सुन ली हैं, तो उन्हें पढ़ने का वो मजा नहीं आएगा जो इन नई कहानियों को पढ़ने का आ रहा है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है। हम्म, और कोई और सजेशन हो तो वो जरूर बताइएगा। और बाकी कॉमेडी इवेंट इसमें भी था एक, जब देवराज चौहान ने ऐसे कहा कि कुछ करोड़ हम दे देंगे, है ना? सोचो दोस्तों कि क्या जबरदस्त लाइफ है। देवराज चौहान कह रहा है कि कितने लोग हैं वो, चार थे, चार में से एक ही मुखबिर है, तीन आदमी हैं, तो उसको ऐसा करेंगे हम, 15-15 करोड़ कहा था ना, 5-5 दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉस वो झेलें थोड़ा हम झेलें। तो यानी किसी एक का 15 करोड़ 5-5 करके उनको दे दें। वाह, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। 5-5 करोड़ पकड़ा दे, जाओ ऐश करो। खैर, तो इसी को लार्जर देन लाइफ कहते हैं। फिक्शन यही है, लार्जर देन लाइफ। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं वैसे ही हम लोग कहानियों में मजा लेते हैं। फिल्में तो इस सदी की उपज है, लेकिन कहानियां तो आप सोचिए, मुद्रा राक्षस से कब कहाँ कितने, तो ये और पांच वो 2500 साल पहले से चली आ रही हैं। अब 2500 तो नॉन हिस्ट्री कहती है। अभी मुझे, आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बफ भी हूँ। मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में से 1500 साल जो हैं वो कहीं गायब हैं। और वो 1500 साल इस तरफ वाले 1500 नहीं है, उस तरफ वाले 1500 है। यानी जब हम पीछे को जाते हैं तो जहां पर हमें मगध का काल पढ़ाया जाता है, उससे पीछे के 1500 साल जो हैं वहां कुछ गड़बड़ है। खैर, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी। तो तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लीजिए 4-5 हजार साल पहले भी यहाँ फिक्शन ही लिखा जाता था, क्योंकि वो मुद्रा राक्षस फिक्शन ही है। अगर वो चाहिए हो तो बताइएगा, मैं उसे भी पढ़ दूंगा, और वो वाकई बहुत जबरदस्त है। किसी ने पढ़ा हो तो बताइएगा। बाकी उसमें भी कहानियां देवराज चौहान जैसी ही हैं वैसे, लेकिन वो थोड़ी सी दूसरे टाइप की कहानी है। खैर, चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और फटाफट अपलोड करता हूँ, ताकि जागने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप इसे सुन सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अपने दोस्त विक्रम को आज्ञा दीजिए। कहानी वार्ता सुनते रहिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।